स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भेषज कल्पना के कुछ टॉपिक मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूं। और भेषज कल्पना का जो पंच कषाय कल्पना थी, तो पंच कषाय कल्पना में जितनी भी पांचों कल्पनाएं थी वो मैं बता रहा हूं, जिसमें जिस क्रम में मैंने आपको स्वरस कल्पना बता दिया है, स्वरस निर्माण विधि किस तरह से स्वरस निकालते हैं, और दो औषधियों का मैंने उदाहरण भी दिया था जिसमें तुलसी और अदरक का एग्जाम्पल मैंने आप सभी को बताया था। तो उसी क्रम में आज भेषज कल्पना के पंच कषाय कल्पना की जो सीरीज है, पंच कषाय कल्पना का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कल्क कल्पना। तो चलिए बिना देरी किए टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं कि जो कल्क कल्पना है वो क्या है और कल्क किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक पंच कषाय कल्पना का जो स्वरस कल्पना की जो वीडियो थी अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाइए और उस वीडियो को देखिए ताकि आपको टॉपिक स्टार्ट से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो पंच कषाय कल्पना मैंने पहले ही आपको बताया है कि पंच कषाय कल्पना आप पढ़ रहे हो, और पंच कषाय कल्पना में स्वरस निर्माण और स्वरस कल्पना का पूरा जो टॉपिक है मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। उसी के क्रम में हम पढ़ेंगे, पंच कषाय कल्पना के क्रम में ही पढ़ेंगे कल्क कल्पना या कल्क निर्माण कल्पना जो है, कल्क किस हिसाब से बनाया जाता है। तो कल्क जानने से पहले, कल्क की निर्माण विधि जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कल्क है क्या। तो कल्क जानने के लिए बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं कि कल्क यदि किसी भी आर्द्र औषधि को, मतलब अगर कोई भी औषधि है, ताजी है, आर्द्र है, तो उस औषधि को अगर हमें उसका कल्क निर्माण करना है तो उसको सीलबट्टे पे या खरल में कूट लेते हैं या सीलबट्टे पे अच्छी तरह से महीन पीस लेते हैं। तो वह जो बाद में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो उत्पाद हमें मिलता है, वही कल्क है। या इस तरह से कहें कि कल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले ताजी औषधि लेनी होती है और बिना जल की सहायता के उसको पीस लेना होता है। तो वही जो पीसा हुआ जो पदार्थ है उसी को हम कल्क कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ताजी औषधि नहीं उपलब्ध होती है तो सूखी औषधि से कल्क बनाया जाता है। तो उस कल्क को बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान में देनी होती है, जैसा कि अगर हम सूखी औषधि को अगर कल्क बनाने में प्रयोग में लेंगे तो उससे कल्क नहीं बन पाएगा। तो उस कल्क को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी की कुछ छींटे मारते हैं, पानी मिला करके हम उसका कल्क करते हैं, मतलब कि सीलबट्टे पे या खरल में कूट करके उसको बना लेते हैं। तो जब वह एक तरह से गाढ़ा, एक तरह से लेप तैयार हो जाता है तो उस गाढ़े लेप को ही हम कल्क कहते हैं। तो कल्क किसे कहते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, कमेंट में आप लिख सकते हो। तो कल्क जो है आप सामान्य भाषा में यही समझिएगा, कल्क का मतलब एक प्रकार का लेप जो कि पत्थर के सीलबट्टे पे या खरल में हम कूट पीस करके उसको तैयार करते हैं। एक महीन तरह का उत्पाद है जो कि पीस करके बनाया जाता है, वो भी ताजी औषधियों से बनाया जाता है। तो चलिए कल्क तो समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कल्क की मात्रा। जैसे कि जब आपको कल्क बता दिया गया तो कल्क की मात्रा भी ध्यान में रखने की, अगर किसी भी पदार्थ का, अगर किसी भी औषध द्रव्य का अगर हम कल्क बनाते हैं तो कितनी मात्रा हमें रोगी को देनी होती है, क्योंकि मात्रा सबसे विशेष है आयुर्वेद में। मात्रा का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो दवा बना करके भी पेशेंट का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर सकते। तो कल्क की मात्रा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आयुर्वेदिक पैमाना जो है वो है 1 कर्ष या 1 तोला बोला जाता है। 1 कर्ष बराबर 1 तोला भी होता है। 1 कर्ष को हम 1 तोला भी, 1 कर्ष मतलब 1 तोला, और 1 तोले को अगर हम आधुनिक पैमाने में लिखेंगे तो 12 ग्राम होता है। तो मतलब कल्क की मात्रा आपको कम से कम 12 ग्राम ही प्रयोग में लेनी होती है, इससे ज्यादा प्रयोग में नहीं लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पहले भी स्वरस मैंने बताया था, तो उसमें बताया था प्रक्षेप द्रव्य होता है। प्रक्षेप द्रव्य मतलब कि जिससे हम स्वरस को लेते हैं, जिस औषधि की सहायता, जिस औषधि के साथ उसको हम लेते हैं उसको प्रक्षेप द्रव्य कहा जाता है। तो इसको भी प्रक्षेप द्रव्य के साथ लेते हैं, इसलिए प्रक्षेप द्रव्य सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रक्षेप द्रव्य रखेंगे कैसे, कितनी मात्रा में प्रक्षेप द्रव्य उसके साथ मिलाएंगे, नहीं तो उसके गुण जो है अगर मात्रा का ध्यान नहीं रखेंगे तो गुण पे असर पड़ेगा और वह सही तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे अगर नीम के पत्ते का कल्क बनाना है तो हमें करना क्या होता है, नीम के पत्ते का कल्क बनाने के लिए आप देखेंगे घर में कभी कभी नीम के पत्ते पीस करके फोड़े वगैरह पर लगाए जाते हैं। तो उसी तरह से नीम के पत्ते का अगर कल्क
बनाया जाता है तो नीम के पत्ते को पहले धो देते हैं और सील बट्टे पे बहुत ही महीन पीस लेते हैं, और उसको पानी के साथ अगर मिला करके अगर हम लगा रहे हैं तो वह पानी जो उसमें मिलाया गया है वह एक तरह से प्रक्षेप द्रव्य हो गया। तो पानी नहीं, यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रक्षेप द्रव्य मैं बताऊंगा कि अगर हम कल्क के साथ मिलाते हैं तो कितनी मात्रा में मिलानी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मधु, घृत और तेल, तो शहद, घी और तेल अगर मिलाना है कल्क में तो उसकी मात्रा कल्क की मात्रा के दुगुना होना चाहिए। जैसे अगर आपने औषधि ली हुई है 1 तोला, तो आपको कल्क में प्रक्षेप की मात्रा लेनी होगी 2 तोला, मतलब कि डायरेक्टली आपको 2 गुना कर देना है। अगर आपने कल्क लिया है 2 तोला तो प्रक्षेप द्रव्य हो जाएगा 4 तोला। तो मधु, घृत और तेल, इनमें से कोई भी अगर आप प्रक्षेप द्रव्य मिलाते हो कल्क के साथ तो उसकी मात्रा दुगनी होगी। आगे चलते हैं, अगर आप चीनी या गुड़ में से कोई भी द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य अगर इसके साथ मिलाना चाहते हो कल्क के साथ तो उसकी मात्रा सम मात्रा होगी। सम मात्रा मतलब बराबर होनी चाहिए। अगर आप 1 तोला मतलब कि 12 ग्राम अगर आपने कल्क लिया है तो आपको 12 ग्राम जो है प्रक्षेप द्रव्य मतलब चीनी और गुड़ भी 12 ग्राम ही लेना पड़ेगा, तभी सम मात्रा मतलब समान मात्रा लेनी है। अगर कल्क के साथ कोई स्वरस आप मिलाते हो, स्वरस बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बता चुका हूं, और या दूध मिलाना है तो उसकी जो मात्रा होगी चौगुना होगी, 4 गुना आपको उस मात्रा को उसके साथ मिलाना है, कल्क के साथ मिला करके प्रयोग में लेना है। तो 4 गुना जो कल्क के साथ जो है प्रक्षेप द्रव्य आपको मिलाना है। तो ये तो हो गई बात कल्क की, कल्क के मात्रा की और कल्क के साथ प्रयोग करने वाले प्रक्षेप द्रव्य की। अभी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली वो ये है कि कल्क और चूर्ण, कभी कभी आप चूर्ण भी पढ़ते हो, चूर्ण क्या है और कल्क क्या है। तो कल्क और चूर्ण में बस इतना ही डिफरेंस आप ये ध्यान में रखिएगा कि कल्क जो है गीली औषधि के तौर पे हम प्रयोग में करते हैं, जिसे ताजे पदार्थ के साथ मिला करके प्रयोग में लिया जाता है या किसी प्रक्षेप द्रव्य के साथ उसको बनाया जाता है। लेकिन अगर चूर्ण बोलेंगे तो चूर्ण सूखी औषधि से तैयार किया जाता है। चूर्ण सुनकर के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पाउडरी प्रोडक्ट है जिसको हम चूर्ण कहते हैं। तो चूर्ण बनाने के लिए किसी भी काष्ठ औषधि या सूखी औषधि को हम सील बट्टे पे या खरल में पीस कूट लेते हैं और उसके बाद से वस्त्रपूत करते हैं। वस्त्रपूत का मतलब क्या, पहले क्या था कि पुराने समय में छन्नी नहीं थी, वो भी पतली महीन छन्नी नहीं होती थी, तो लोग कपड़े का प्रयोग करके उस चूर्ण को झाड़ लेते थे, चाल लेते थे, तो वही जो पदार्थ नीचे जो इकट्ठा हो रहा है वही वस्त्रपूत कहते हैं। तो झाड़ने की जो प्रक्रिया वही वस्त्रपूत कहा जाता है। तो वस्त्रपूत कर लेंगे चूर्ण को और उसके बाद से प्रयोग में लेने के लिए हम किसी सीसी में रख लेते हैं और उसको एयर टाइट कर देते हैं ताकि उसमें कोई हवा न घुसे और वो चूर्ण खराब ना हो। लेकिन चूर्ण भी प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए भी प्रक्षेप द्रव्य प्रयोग में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूर्ण कल्पना आपको कल्क के अंतर्गत ही मैं बता रहा हूँ, तो कल्क के अंतर्गत चूर्ण कल्पना भी आती है। तो चूर्ण बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे भी प्रक्षेप की बात करेंगे क्योंकि चूर्ण को भी हम प्रक्षेप द्रव्य के साथ ही प्रयोग में लेते हैं। तो अगर कोई भी चूर्ण अगर आप गुड़ के साथ लेते हो तो वहां पे गुड़ की संभाग मात्रा का प्रयोग करना है, मतलब गुड़ और चूर्ण दोनों बराबर मात्रा में ही प्रयोग करना है। अगर चीनी आप लेते हो तो द्विगुण मात्रा यूज करनी है, मतलब कि 2 गुना मात्रा यूज करेंगे। घी भी अगर यूज करेंगे तो वो भी दुगुना होना चाहिए। अगर कोई द्रव यूज करते हैं, चाहे तेल हो गया, पानी हो गया, कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हैं द्रव, तो वो 4 गुना होना चाहिए, तब जाकर के आप चूर्ण के साथ ये प्रक्षेप जो है इतनी मात्रा में प्रयोग में ले सकते हैं। तो कल्क और चूर्ण के जो दोनों टॉपिक थे वो बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने बताया आपको। अभी इसी के क्रम में हम देखते हैं कि जो चूर्ण है और कल्क है उसमें किस तरह के चूर्ण और कल्क का प्रयोग आप कर सकते हो, और अगर रोगी के ऊपर प्रयोग करना है तो किस हिसाब से कल्क प्रयोग करेंगे, किस बीमारी में आप कौन से कल्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि चूर्ण और कल्क अगर निर्माण करना है तो किस तरह से किसी चूर्ण और कल्क को हम तैयार करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कल्क के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कल्क निर्माण करना है उसमें 2 उदाहरण मैं दूंगा 2 कल्क बनाने के लिए, और मैं बताऊंगा कि किस रोग में आप उसको प्रयोग में ले सकते हो और इस कल्क को किस विधि से आप तैयार करेंगे, किस तरह से आप तैयार करेंगे, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्ब कल्क, निम्ब का मतलब नीम का अगर कल्क तैयार करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो नीम के ताजे पत्ते आपको चाहिए और नीम के पत्तों को लेकर के अच्छी तरह से आप धो लेंगे। धोने के बाद से ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी का कोई भी भाग न रहे, तो इसलिए उसको या तो सुखा लेंगे जिससे पानी खत्म हो जाए या कपड़े से पोंछ लेंगे, और उसके बाद से सील बट्टे पे अच्छी तरह से आप उसको पीस लेंगे
और जब वह एक पूरी तरह से बहुत ही महीन पीसा हुआ एक प्रोडक्ट निकलता है, उत्पाद जब मिले आपको पूरी अच्छी तरह से पीसेंगे तो आपको एक महीन उत्पाद प्राप्त होगा। उसको आप रखेंगे बर्तन में और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं खाने के लिए। जैसे आप उसको थोड़ी मात्रा में, जैसे कि पहले ही बता दिया गया, आप या तो 1 तोला प्रयोग में करेंगे, लगभग 12 ग्राम आप खा सकते हो। तो खाने से क्या होगा, कोई भी अगर कृमि है पेट में, कीड़े वगैरह हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा काम करता है। या आप उसको क्या कर सकते हैं, व्रण शोधन में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने प्रयोग के लिए आपको लिख दिया यहाँ पे कि कोई दिक्कत ना हो। तो व्रण शोधन में आप प्रयोग कर सकते हैं। व्रण का मतलब फोड़े को खत्म करने के लिए उस पर लेप के तौर पे आप लगा सकते हो, जिससे खत्म हो जाए। कुष्ठ में भी है, बहुत ज्यादा लाभकर है। और पित्त विकार अगर हुआ है तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, खा करके आप इसको पित्त विकार में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। कफ विकार में भी बहुत ही ज्यादा लाभकर है। और कृमि मैंने बता ही दिया है कि कृमि रोगों में भी ये बहुत ज्यादा लाभदायक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी के क्रम में अगर देखें तो रसोन कल्क है। रसोन कल्क का मतलब ये कह सकते हैं, अगर सामान्य भाषा में बोले तो लहसुन का कल्क भी कह सकते हैं, लहसुन का कल्क। तो रसोन कल्क या लहसुन का कल्क कह सकते हैं। इसके लिए आपको शुद्ध मतलब कि साफ सुथरी लहसुन की कलियां चाहिए, आप उसको छील लेंगे। और जैसा कि पहले आप नींब के जो पत्ते थे उसको आपने सिलबट्टे पे पीसा था, उसी तरह से लहसुन को भी आप क्या करेंगे, सिलबट्टे पे अच्छी तरह पीस करके एक गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार करेंगे, या गाढ़ा लेप की तरह जब आपको उत्पाद मिल जाएगा तो उसमें क्या करना है, तिल का तेल मिला देना है। और मैंने पहले ही बता दिया था, अगर घृत और तेल अगर मिलाना है उसमें तो वो जो होगा कल्क की मात्रा के 2 गुना मिलाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रख करके प्रक्षेप जो मैंने बताया था उसी तरह से आप उसको मिलाएंगे। और अगर उसका प्रयोग करते हैं तो ये वात रोग में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और विषम ज्वर, अगर बुखार है किसी तरह का भी, तो उसमें हम प्रयोग में ले सकते हैं रसोन कल्क को, ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो कल्क किसे कहते हैं और कल्क में प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है, कल्क में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा कितनी प्रयोग में लेनी है, किस हिसाब से कल्क हम तैयार करते हैं, तो ये सारे पॉइंट को मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छी तरह से आपको समझाया है। आशा करता हूं कि जो कल्क का जो टॉपिक है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा शीतोपलादी चूर्ण के बारे में, क्योंकि कल्क का टॉपिक चल रहा है तो आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताई जाए ताकि आप घर पे उसका निर्माण कर सकें, या अगर आप प्रैक्टिस में हो तो निर्माण करने के बाद से पेशेंट को भी आप ये चीजें दे सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपकी पढ़ाई भी चलती रहे। आप अगर इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हो अपना बना करके, या चीजों को प्रैक्टिकली अगर आप करते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है शीतोपलादी चूर्ण के बारे में, उसमें मैं बताऊंगा कल्क के अंतर्गत ही है कि शीतोपलादी चूर्ण को किस हिसाब से बनाएंगे, कितनी चीजों की आवश्यकता होती है उसमें, और किस तरह से उसका निर्माण किया जाएगा, किन रोगों में वो काम में लिया जाता है, ये सारी चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है क्लास में, जो भी आप पॉइंट, जो भी डिफिकल्ट जो टॉपिक है या जो ऐसे पॉइंट हो गए जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।